नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आकाश स्टडी क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी की इतिहास चालू कर रहे हैं। ये है क्लास 6 की इतिहास और उसका अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आज हम इसी पे अध्ययन करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। देखिए, एक लड़की है जिसका नाम है रसीदा और वो क्या सवाल कर रही है। वो अखबार पढ़ रही थी। तो रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी और अखबार में ही उसकी निगाह अचानक जो है एक सुर्खी यानी कि एक न्यूज़ पर पड़ी। और उस न्यूज़ में क्या लिखा है कि 100 साल पहले। ये 100 साल पहले उसमें हेडिंग पड़ी है, फिर नीचे लिखा होगा। तो जब उसने ये हेडिंग पढ़ी अखबार में, तो रसीदा क्या सोचती है कि ये कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। 100 साल पहले ना तो मैं जिंदा थी, ना हमारे पिताजी पैदा हुए थे, तो कैसे जान सकते हैं। तो इसको समझते हैं, कैसे पता लगाएं। अब कैसे पता लगाते हैं, ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। ठीक है, ये बात सही है, कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। सही बात है, रेडियो में कल की न्यूज आएगी, टेलीविजन में भी कल की न्यूज आएगी, अखबार में भी आती है। ठीक है, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल यानी एक साल बीत गया। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति माने याद, उस समय की याद हो, तो वो बता देगा। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, बहुत साल पहले, उस समय कोई नहीं था, पिताजी नहीं तुम्हारे पैदा हुए, तुम्हारे दादाजी नहीं पैदा हुए थे, तो उस समय की बातें हम कैसे जान पाएंगे। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में देखो कह रहा है। तो फिर कैसे जानेंगे उसके बारे में। अतीत के बारे में जानने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो अतीत के बारे में जानने के लिए क्या है कि उस समय लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। यानी आज से 405 साल पहले की बातें जानना हो, अकबर के ज़माने की बातें जानना, तो उस समय के हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा के दादा के दादा, तो इस समय तो कोई जिंदा नहीं है कि हमको बता दे कि यार इस समय ऐसा से ऐसा था। तो इन चीज़ों को हम कैसे जानेंगे। और भी उनके पुराने समय की बातों में आ जाओ, ऋग वैदिक काल में आ जाओ, महाभारत काल में आ जाओ, रामायण काल में आ जाओ, तो उस समय कैसा था वो कैसे जानेंगे। हैं, और पीछे चले जाओ तो जब शिकार किया करते थे, आदि मानव वाला युग था, तो कैसे जानेंगे। तो इसके बारे में देखिए, समझते हैं क्या कह रहा है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक का मतलब शिकारी, पशुपालकों हैं जो यानी पशुपालन करते थे, कृषकों जो किसानी करते हैं, और शासक जो शासन कर रहे हैं, राजा महाराजा। और आज के समय में शासक कौन है, जैसे हमारे मोदी जी, राष्ट्रपति। आज के समय के शासक हैं प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, ये सब शासन का कार्य देखते हैं। पहले के समय में शासक राजा महाराजा थे। और व्यापारी, पुरोहित, पुरोहित यानी पंडित, हिंदुओं में पंडित, मुस्लिमों में मौलवी, और ईसाइयों में तो सब में अलग अलग उनके नाम होते हैं, लेकिन वो होते उन मुख्य काम वही है उनका, पूजा पाठ कराना, चाहे धर्म कोई भी हो। आगे आइए, शिल्पकार जो शिल्पकारी कर रहे हैं, यानी तरह तरह की चीजें बना रहे हैं, कलाकारी की हैं। अब कलाकार, संगीतकार, संगीतकार कौन, गाना गाने वाले। कलाकार जो जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, तो वो कलाकार ही तो होते हैं। या फिर वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट। तो इनके जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं अतीत के बारे में जानकर। यही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां पढ़ते थे, और कौन कौन से नाटक देखा करते थे। ठीक, तो उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, आप इस समय कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। आप लोग तो इस समय मोबाइल का यूज ज़्यादा करते हैं,
अच्छा, उस समय क्या खेलते थे? कुछ समय पहले हम अपने समय की बताएं तो कोई गेंद गिप्पी खेल रहा है, कोई लुका छिपी खेल रहा है। वो चीज़ें अब कम हो गई हैं। आपके समय में ज़्यादा जो काम हो रहा है खेलने का, वो वीडियो गेम ने और मोबाइल गेम ने ले लिया है। ठीक। तो आप मोबाइल गेम तो जान रहे हो, लेकिन उस समय तो मोबाइल था नहीं, तो वो कौन से खेल खेलते थे इसके बारे में हम जान सकते हैं। अब कौन सी कहानियां सुना करते थे। अब तो कोई कहानी सुनता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कार्टून देखता है। आप लोग भी कार्टून देखते होंगे। लेकिन उस समय टीवी या मोबाइल जैसी सुविधा तो थी नहीं कि वो मम्मी के हाथ से मोबाइल छीन लें और बस अपने कार्टून में लग जाएं, अपने गेम में लग जाएं। तो वो कौन सी कहानियां सुनते थे, इसके बारे में जानेंगे। कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। बच्चों के भी गीत होते थे, तो वो गीत गाते थे। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में हमें यदि जानना है तो हमें अतीत का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। लोग कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे लोग? कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। और इस नदी को हम लोग मानचित्र में देखेंगे, अभी अभी देखेंगे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक क्या होता है? संग्राहक वो होता है, यानी संग्रह करना, यानी इकट्ठा करना। अब जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ जड़ फल फल और जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। ठीक। तो जो शुरू शुरू में जो आदि मानव थे, वो क्या थे? वो खेती नहीं करते थे, उन्हें खेती का ज्ञान नहीं था। ये तो धीरे धीरे जब देखे समझे। सबसे पहले वो जो क्या करते थे, कुशल संग्राहक थे, यानी चीजों को इकट्ठा कर लेते थे। जंगल में ही तो रहते थे, तो फल तोड़ लिए पेड़ों से। ठीक है। और क्या कर लिया, इनको जानवरों को मारा, उनका मांस, फल, लिखा है जड़ें। जड़ें क्या? जैसे गाजर की जड़, मूली की जड़, कुछ ऐसी भी चीजें रही होंगी जो जड़ वाली रही होंगी लेकिन स्वादिष्ट रही होंगी, उन्हें निकाल लिया। अब पेड़ों से आम तोड़ लिया, संतरा तोड़ लिया, मौसम्मी तोड़ लिया, इस तरह की चीजें इकट्ठा कर लेते थे। और गुफा उफा में जैसे है कहीं, या कंदरा में घुस के बैठते थे, क्योंकि बरसात पानी हो रहा है, जाड़ा लग रहा है, तो वहीं पे ये चीजें संग्रह करके रख लेते थे और खाते रहते थे। तो ये होता है संग्राहक। ठीक है। संग्रह करते थे, और वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। आ गई वही बात। तो जानवरों का शिकार करते थे, तो उनका मांस और ये फल और ये सारी चीजें अपनी गुफाओं में संग्रह करके रख लेते थे और अपना आराम से मजे से खाते रहते थे। तो ये प्रारंभिक जीवन था। उनको ज्ञान था नहीं कृषि का। आगे चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम और किरथर पहाड़ियों का, उत्तर पश्चिम दिशा है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ी एक, और दूसरी है किरथर पहाड़ी। यानी दो पहाड़ियों बता रहा है, एक सुलेमान और किरथर। पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। शुरू में मानव कैसा था? शुरू में जो आदि मानव था या मानव था, वो खाद्य संग्राहक था। बाद में कुछ समय बीता, और वो कौन सा समय है? वो समय है 8000 वर्ष पूर्व। तो 8000 वर्ष पूर्व जो है वो क्या हुआ? 8000 वर्ष पूर्व उसने गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी इसमें लास्ट में मैं प्रश्नोत्तरी भी जरूर पूछूंगा, और यदि प्रश्नोत्तरी आप नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि आप लोगों ने मन से सुना नहीं। आगे चलते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाए। किसे? भेड़ को बना रहे हैं, बकरी को बना रहे हैं, और गाय बैल को बना रहे हैं। इनको क्या है? पालतू बना रहे हैं। अब भाई किसानी कर रहे हैं क्या? देखो, गेहूं और जौ उपजाना चालू किया, तो उस समय ट्रैक्टर तो था नहीं, तो इनको ही तो पालेंगे, गाय को पालेंगे, बैल को पालेंगे, तब तो इनसे हर जोतेंगे। तो इनको पाल रहे हैं और इन्हीं से फिर किसानी करेंगे। ठीक।
और ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। तो उस समय शहर वाला कंसेप्ट तो था ही नहीं, बहुत कम था। और गांव में रहेंगे तभी तो किसानी कर पाएंगे। आगे चलते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में मध्य मध्य में विंध्य पहाड़ियां हैं। और उत्तर पूर्व में क्या है? गारो की पहाड़ियां हैं। ये सब अभी मैं नक्शे में आप लोगों को बताऊंगा। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, यानी गारो की पहाड़ियों में, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में, और यहाँ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, इन सभी जगह भी कृषि का विकास हुआ है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में थे। यानी चावल की पैदावार सबसे पहले कहाँ हुई है? वो विंध्य के उत्तर में चावल की पैदावार सबसे पहले हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए मानचित्र का अध्ययन करते हैं। इस मानचित्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो लोग पढ़ने वाले हों, प्रतियोगी परीक्षा वाले हों, चाहे जो पढ़ रहे हैं, किसी की भी बात है। देखिए इसमें क्या है, आपसे कह रहा था ना, देखो नक्शा कैसे देखते हैं, पहले नक्शा देखना समझ लीजिए। ये देखिए टोटल ये है भारत का नक्शा। हम्म। अब नक्शा देखने के लिए ये देखिए, ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर है ऊपर, ये जम्मू कश्मीर है इधर, और इधर कलकत्ता पड़ता है, इधर सूरत या बम्बई पड़ता है, बगल में बम्बई, इधर सूरत है। यहाँ कर्नाटक है, नीचे यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है, तो नक्शा में पूरब किधर होता है? इधर पूरब होता है। ठीक है, ये और ये जो ऊपर जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ क्या होता है? उत्तर। यहाँ पे क्या होता है? उत्तर होता है, उत्तर। यहाँ, सॉरी, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा पश्चिम, यहाँ पे होगा पश्चिम। तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। ठीक, ये हो गया। अब यदि उत्तर पश्चिम बोलता है तो ये जो एरिया आएगा इस दिशा को और इस दिशा को, ये देखो, यहाँ से उत्तर ले लो और यहाँ से पश्चिम ले लो, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। यदि उत्तर दक्षिण बोलता है तो ये एरिया ले लो, यहाँ से उत्तर ले लो और यहाँ से पूरब ले लो, तो उत्तर पूरब, सॉरी मैंने दक्षिण बोल दिया, पूरब, हाँ, उत्तर पूरब। यदि पूरब दक्षिण कहे तो यहाँ से पूरब ले लो और यहाँ से दक्षिण ले लो, तो दक्षिण पूर्व या पूरब दक्षिण कह सकते। तो इस तरह से हम दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा है, अब इस नक्शे को आपको मैंने दिशा बता दी कैसे देखना है नक्शा को, आइए देखते हैं। अब वो क्या कह रहा था कि उत्तर दक्षिण, तो मैंने बताया था ना कि ये है उत्तर, है, तो ये हो गया, सॉरी उत्तर दक्षिण कह रहा, उत्तर पश्चिम। ये पूरब और ये पश्चिम, तो ये पश्चिम है, तो उत्तर से पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ ये पड़ रही हैं? किरथर, यही पूछ रहा था, और सुलेमान, ये दो चीजें हो गई। तो किरथर और सुलेमान किस दिशा में है? तो उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में या पश्चिम उत्तर में, कुछ भी कह लो, तो किरथर की पहाड़ियाँ यहाँ हैं। हम्म, और क्या कह रहा था? विंध्य की पहाड़ियाँ, ये हैं विंध्य की पहाड़ियाँ। ये कहाँ है? ये देखिए, पूरा लाइन खींचिए, तो विंध्य की पहाड़ियाँ लगभग लगभग हमारे नक्शे में मध्य में आ रही हैं। तो विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये हैं मध्य भारत में, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आगे चलिए, ये देखिए सोन नदी, सोन नदी कहाँ है? यहाँ पे सोन नदी है। और ये सोन नदी किसकी सहायक है?
ये है आपकी गंगा की सहायक। गंगा नदी कहाँ निकली है, ये आई है गंगा नदी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो ये गंगा नदी है और ये सोन नदी यहाँ पे मिल जाती है। सोन नदी ये बिहार में बहती है। तो और एक नदी देख लीजिए, ये आई है यमुना, ये लिखा है यमुना नदी, तो यमुना नदी आके यहाँ गंगा में मिल जाती है, ये इलाहाबाद में, ठीक। और यमुना से कौन मिल रही है, चंबल। यमुना की 3 सहायक नदियां हैं, केन बेतवा चंबल, सी बी के, केन बेतवा चंबल है, ठीक है। एक ये पूछेगा। अच्छा, गारो की पहाड़ियाँ, ये देखिए गारो की पहाड़ियाँ स्थित हैं, किस तरफ स्थित हैं, भारत की किस दिशा में स्थित हैं, तो ये पूरब में स्थित हैं, ठीक है, पूरब दिशा में, ठीक है। अब देखिए कुछ सहायक नदियाँ यहाँ भी हैं। ये देखिए, ये है सिंधु नदी। ये सिंधु नदी यहाँ से आती है बहते हुए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। ये सिंधु नदी आ रही है, तो सिंधु नदी आ रही है और इसमें ये नदी जुड़ रही है, ठीक। तो ये कौन सी नदी है, इसको समझते हैं। ये नदी है आपकी झेलम चिनाब रावी। देखिए ये नदी है आपकी, ये, ठीक। नहीं सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। सि- सिंधु नदी आपकी ये निकली और ये एक नदी गई ऐसे, ठीक। चिनाब की सहायक है झेलम एक तरफ से, और एक तरफ से इसकी सहायक है रावी। तो चिनाब की सहायक 2 नदियां हैं, झेलम और रावी। हम्म। अब ये चिनाब आ रही है और चिनाब से यहाँ से सतलज भी मिल जाती है, और ये फिर इकट्ठा मिल जाती है सिंधु नदी में, ठीक। तो यदि कह दे कि चिनाब की सहायक नदियां, तो झेलम है और रावी हैं, और सतलज नदी भी आके मिल जाती, तो सिंधु की ये सारी सहायक नदियां हो गई, और मुख्य जो है वो चिनाबई है। आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु व इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। यह हमने प्रयास कर लिया है, इसीलिए आगे चलते हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सिंधु बड़ी नदी है और उसमें मिल गई, तो वो सहायक नदी हो गई। जो छोटी नदियां हैं उनको सहायक नदियां कहेंगे, और बड़ी नदी तो है ही है, उसको सहायक नदी नहीं कहेंगे। तो लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 साल पहले जो है क्या हुआ है, नगरों का विकास हुआ है, ये बता रहा है। आगे चलते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो सोन का पता तो हमने आपको बता ही दिया है। ये सोन नदी जो है वर्तमान में बिहार में बहती है, और सोन गंगा की सहायक नदी है। और सहायक नदी किसे कहते हैं, जो नदी छोटी हो और बड़ी नदी में मिल जाए। तो सोन छोटी है और बड़ी नदी गंगा है, तो गंगा में जाके मिल जाती है, इसलिए सहायक नदी कौन है, सोन। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किन नदियों के, सोन और गंगा की बात कर रहे हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का है, यानी सोन के आसपास का क्षेत्र जो है मगध है, वो वर्तमान बिहार में पड़ता है मगध, ठीक। और पहले इसको मगध के नाम से जाना जाता था, अब इसको बिहार के नाम से जाना जाता है, यही कह रहा है। और जो मगध है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये लोग यात्रा के लिए जाते थे और ये असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। काम की तलाश में, जैसे आज हम लोग रोजगार तलाशते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए, वही काम की तलाश में। और प्राकृतिक आपदा क्या है,
भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो अब वहाँ कुछ खाने को नहीं रह गया, सब बह गया, तो बेचारे दूसरी जगह चले जाते थे, इस तरह जाते थे। और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ठीक, तो सेनाएं जाती थी, उनने कहा मगध देश पर आक्रमण कर दो, जीतना है, उनने कहा चीन पे आक्रमण कर दो, तो ये सेनाएं जाती थी। इसके अलावा व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ बहुमूल्य वस्तुएं ले जाते थे। व्यापारी कभी काफिले में, व्यापारी जब जाते थे तो अकेले व्यापार करने नहीं जाते थे, काफिला बनाते थे, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, ताकि कभी कोई रास्ते में कोई डाकू वाकू मिल जाए तो सब लोग मिलकर मुकाबला कर सके। नहीं अकेले 2 जने 3 जने रहेंगे तो उन्हें तो कोई भी पकड़ के कूट देगा, लूट लेगा, तो इसलिए काफिले में जाते थे। और कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। जहाज पानी वाले थे उस समय, ये वाले हवाई जहाज नहीं थे, तो पानी वाले जहाज़ों से भी व्यापार होता था। ठीक है, और उसमें सामान ले जाते थे, बेचते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमाते थे। वास्को डी गामा जो भारत आया था, उसने भारत आके यहाँ से जो सामान ले गया था ना, काली मिर्च वगैरह, मसाले वसाले, अपने यहाँ 60 गुना मुनाफा कमाया था। यानी यदि यहाँ से कोई चीज़ वो 1 रुपए की ले गया है, तो जब अपने देश पहुंचा है तो उसको वहां उसने 60 रुपए की बेचा था। समझ गए? और यदि वो 1,000 का सामान ले गया है तब कितने का बेचा? 1,000 × 60 कर दो, 60,000 हो गया। समझ लो इस तरह। तो ये वस्तु इस तरह से ले जाते थे। आगे चलते हैं। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किए करते थे। अब मैंने देखो वास्को डी गामा का नाम लिया था ना, तो वास्को डी गामा स्थानीय तो खोजा था, भारत की खोज ही तो किया था, लेकिन उसको इस तरह घूमने में, नए स्थानों को खोजने में रोचकता लगती रही होगी, तो इसलिए यात्रा की है। आगे चलते हैं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। सही बात है भाई। यदि इंग्लैंड के लोग या वास्को डी गामा यहाँ ना आता, वास्को डी गामा तो मान लो उधर से आया पुर्तगाल तरफ से, तो हम उनके विचार कैसे जान पाते? फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के विचार कैसे जान पाते? तो एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब वही, अब पूरा संस्कृति में सम्मिश्रण हो गया। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आगे देखते हैं। एक बार मानचित्र को देखो, देखेंगे, पहले पढ़ते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। किसकी? भारत की। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा जिन्होंने जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। यानी ये कह रहा है माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, कि जिसने चाहा वही पर्वतों की ऊंचाई को पार कर सका है, छू सका है, और गहरे समुद्रों को भी पार कर किया है। किसने? जिसने सोचा कि डर के आगे जीत है, बाकी नहीं। आगे चलते हैं। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं रहकर बस गए। ठीक है। अब ये पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, ये आपको दिखा दें सीमा का निर्धारण, ये नक्शा है। देखिए, ये भारत है। यहाँ से यहाँ तक ये समुद्र है। इस तरफ के समुद्र को अरब सागर बोलते हैं। और इधर ये चूंकि यहाँ पे बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ठीक। और हिंद महासागर इस पूरे एरिया को बोलते हैं। ये देखिए, ये लिखा है हिंद महासागर। ये सब क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये सब हिंद महासागर में आता है। तो कहने का मतलब है कि देखो, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। एक इधर से, एक इधर से, अब इसको ऐसे तीसरी ओर से मान लो या ना मान लो, 1 2 3, तो ऐसे भी घिरा है, ऐसे भी घिरा है। ठीक। एक तरफ अरब सागर से, एक तरफ बंगाल की खाड़ी से। और तो और यहाँ से देखो, ये हिमालय का क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र है।
यहाँ क्या है, यहाँ पे चीन है, तो ये पूरा जो है चीन का कब्जा है। ठीक है। और इसमें देखो, ये थोड़ा सा, ये नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है। लेकिन ये पूरा जो एरिया यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो ये पूरा चीन, यहाँ नेपाल, नीचे म्यांमार, तो ये हिमालय उस देश से हमारी प्राकृतिक सीमा बना रहा है। ठीक है। और यहाँ से प्राकृतिक सीमा बना रहा है समुद्र। अब इन देशों से जो व्यापार हो रहा है, इधर के देशों से समुद्र के रास्ते हो रहा है। यहाँ के जो देश हैं, समुद्र के रास्ते ही जा रहे हैं। ठीक। ये आपका श्रीलंका है, यहाँ से भी समुद्र के रास्ते जा रहे हैं। यदि इनको यहाँ चीन से व्यापार करना है तो हिमालय पार करके जाना पड़ेगा। ठीक। और ये देखो, ये सिंधु नदी है, लिखा है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी उस समय सीमा थी। तो यहाँ से भी व्यापार होता था अरब देशों से। ठीक है। मिस्र से, फारस थे। ठीक। और वो जो सिकंदर आया था वो भी इसी तरफ से आया था। तो यहाँ से हमारे बहुत मुसलमानी आक्रमण हुए हैं, और यहाँ से यूनानी भी आक्रमण हुए हैं। तो मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब बात आती है हमारे देश का नाम। हमारे देश का नाम देख सुना होगा तुम लोगों ने, इंडिया भी कहते हैं, कभी भारत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको समझते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, या गया इंडिया, तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जब हमारा संविधान बना ना, तो उसमें भी अनुच्छेद 1 में यही कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत। ठीक। तो इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द, इंडस, देखो ये इंडिया है और इंडस है, तो ई ई इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को सिंधु कहा जाता है, और सिंधु नदी भी है। आगे बढ़ते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, और 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की सीमा से, उत्तर पश्चिम की सीमा कौन सी होगी, मैंने ये बताया था ना नक्शे में कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो उत्तर पश्चिम, ये यदि उत्तर है, ये पूरब है, तो ये पूरब है, तो ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम की सीमा यहाँ आएगी जहाँ से यूनानी आए हैं और अब अरब आक्रमणकारी आए हैं। तो ये देखो, यही तो कह रहा कि ईरान और यूनान, तो ईरानी और यूनानी कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, यानी उत्तर पश्चिम सीमा से आए हैं। तो 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी, आ गई वही बात। ईरान को फारस भी कहते हैं, फारस से व्यापार होता ही था, तो उसी को ईरानी भी कहते हैं फारस को, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ने सिंधु नदी को हिंदोस, हिंदोस हिंदू, हिंदू रहते थे भारत में, तो इसलिए सिंधु को हिंदोस कहते हैं। वह देश जहाँ हिंदू रहते, हिंदोस अथवा इंदोस, इंदोस। और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक। कौन आ रहे थे, ईरानी और यूनानी। अभी देखिए, इसको नक्शे को फिर से देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है, ऐ और ये देखो, ये पूरब है। तो क्या करें, सिंधु के पूरब, तो जब यहाँ से ईरानी आ रहे हैं और यूनानी आ रहे हैं, तो यानी ये जो नदी है, ये सीमा रेखा, इधर जो बसे लोग हैं, अब ये जो इधर बसे लोग हैं, इनको क्या कह रहे हैं, इनको क्या कह रहे हैं, आपने अभी पढ़ा है, याद करके बताइए। इंडस, या क्या लिखा है, देखते हैं। ये है
इंडिया कहा, क्या कहा है? इंदोस, हाँ ये कहा है। क्या कह रहा है? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है? सिंधु को हिंदोस, सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, ये कह रहा है। तो अब दो अंतर समझ में आ गए। क्या समझ में आ गए? कि देखो, सिंधु जो नदी है, सिंधु, सिंधु नदी को क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हिंदोस या इंदोस। सिंधु को हिंदोस या इंदोस, ठीक। और जो ये भूमि प्रदेश है, ठीक है, ये जो भूमि प्रदेश है यानी पूरब में स्थित भूमि प्रदेश, यानी नदी पार करके, सिंधु नदी पार करके जब आएंगे तो जो ये क्षेत्र है उसको हम इंडिया कह रहे हैं। ये है। ओके, आगे चलते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद, ऋग्वेद में भी मिलता है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें पहला वेद ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में इसका मिलता है। ठीक है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। अब कह रहा है अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते। इनमें से एक तरीका क्या है? अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं, उनको ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये सब क्या है? ये सब अतीत की लिखी हुई पुस्तकें ही तो हैं, और क्या है? ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। यानी पांडुलिपि किसे कहते हैं? वह पुस्तक जो हाथ से लिखी गई हो। रामायण महाभारत, ठीक है, ये सब हाथ से लिखी गई पुस्तकें हैं। और जो बौद्ध धर्म हुआ, बौद्ध धर्म की भी पांडुलिपियां यानी हाथ से लिखी मिलती। भाई उस समय छापे खाने का आविष्कार थोड़ी हुआ था। छापे खाने का आविष्कार तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया 1500 के लगभग। और ये चीजें हैं पुरानी, ये ये ईसवी पूर्व की हैं, महाभारत रामायण वगैरह। और ये 1500 ईस्वी जब पुर्तगाली आ गए हैं भारत में, फिर अंग्रेज आ गए, उस समय की बात है। क्या कर रहा है? अंग्रेजी में पांडुलिपि, पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यू स्क्रिप्ट। पिक्चरों में देखते हो ना, ये स्क्रिप्ट लिखे, स्क्रिप्ट के अनुसार करो, तो उसमें एक शब्द और जोड़ लो, मैन्यू। मैन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मेन्यू। जब आप खाना खाने जाते हो ना होटल में, तो क्या कहते हैं? ये सर लीजिए मेन्यू। तो वही मैन्यू या मेनू स्क्रिप्ट, अर्थात हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी। ताड़ पत्र, ताड़ का पेड़ होता है, तो बड़े बड़े, जैसे आपने देखा होगा वो केला का पत्ता देखा होगा, उसी तरह ताड़ पत्र होता है, जो कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में। अच्छा, ताड़ पत्र हो गया, और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक, भुर्ज, जैसे आप लोग पूजा वूजा करते हैं ना, तो आपने पंडित कह देता है कि भैया भोजपत्र ले आना, तो ये भुर्ज वही भोजपत्र है। ठीक है। और ये भोजपत्र कहाँ पैदा होता है? ये हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र पैदा होता है। ठीक। तो ये जो आप देखो, देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ, ये सब भोजपत्र है। तो भोजपत्र में लिख के आज भी देखो, जो पूजा पाठ आप करते हैं, जब पंडित को कुछ लिखना होता है या मंत्र वंत्र, तो वो भोजपत्र मंगाता है। लिखने को तो कॉपी में लिख सकता है, पर नहीं, भोजपत्र मंगाता है। तो वही भोजपत्र 10 रुपए का मिल जाता है एक टुकड़ा। यदि आपको देखने की इच्छा हो तो किसी भी किराना की दुकान से या पूजा की सामान से जो है मांग लीजिएगा, तो आपको दिखा देंगे, दे देंगे। तो ये पहले पांडुलिपियां कैसे तैयार होती थी? ताड़पत्र में और भुर्जपत्र यानी भोजपत्र में, दो चीजों में लिखा जाता था। ये उदाहरण है उस समय की। देखो, आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। अब आज के समय में क्या है? एक ही किताब की बहुत सारी प्रतियां हैं, कंप्यूटर में भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं, डिजिटल जमाना है। लेकिन उस समय तो डिजिटल था नहीं।
तो सुरक्षित रही तो रही। और जो भी किताबें थी हर एक किताब को हाथ से ही लिखा गया है, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं चालू है कि एक बार छाप दिया तो 10,000 प्रतियां निकल आई खर 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 खर, ऐसा तो है नहीं। तो हाथ से लिखी गई चीजें हैं, मेहनत लगती है, एक एक किताब लिखने में ही जाने कितने साल लग गए। अब यदि 10 प्रतियां यदि किसी किताब की तैयार करनी है तुम्हें, तो उसको 10 बार लिखना पड़ेगा। आप समझ लो, जैसे आप लोगों को किताब मिली है ना स्कूल में पढ़ने के लिए, अब इन किताबों के यदि 10 बच्चों को अलग अलग देना हो तो 10 बार कोई लिखे तब आप पाएंगे। तो ये सब संभव नहीं था। तो क्या कह रहा है, पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियां कहाँ पाई गई हैं? मंदिरों में पाई गई हैं, बिहारों में पाई गई हैं, क्योंकि ये धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा होती थी हमारे भारत में, तो मंदिर में और बिहारों में। मंदिर तो जानते हो हिंदुओं का जो होता है पूजा स्थान, उसे मंदिर कहते हैं। शिव जी का मंदिर, पार्वती जी का मंदिर, विष्णु का मंदिर, काली माता का मंदिर। अब बिहार किसे कहते हैं? बिहार कहते हैं जहाँ बौद्ध धर्म के लोगों का पूजा स्थल होता है, उसे बिहार कहते हैं। तो कहाँ पाई गई हैं? मंदिरों में पाई गई हैं पांडुलिपियां और बिहारों में पाई गई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन का और औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। अब भाई जिस समय की जो पुस्तक लिखी गई होगी तो ऐसा तो है नहीं कि समाज की कोई चीज शामिल ना हो। तो केवल राजाओं का जीवन थोड़ी रहेगा। उस समय किस तरह से लोग औषधियों का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय देसी औषधियाँ चलती थीं, अभी अंग्रेजी औषधियाँ तो थी नहीं। विज्ञान वाली क्या चीज़ें थी हैं, और धार्मिक मान्यताएं क्या थी। मुख्य रूप से तो किताबें धर्म पे ही लिखी गई हैं भारत में खासकर। तो इन चीज़ों की चर्चा पांडुलिपि में मिलती है। और धार्मिक मान्यताएं क्यों ना रहेंगी? देखो, ये पांडुलिपियां पाई कहाँ गई हैं? मंदिर में और बिहार में। एक पूजा स्थल है, क्या कहते हैं, हिंदुओं का, और एक पूजा स्थल है बौद्धों का। तो उनमें धर्म की चीजें तो रहेंगी ही। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, महाकाव्य क्या हो गए? रामायण और महाभारत, ये महाकाव्य में आते हैं। कविता तथा नाटक हैं, जो नाटक लिखे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह, ये कालिदास ने लिखे हैं। कविता पाठ तो आप जानते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। तो जो कालिदास थे उनके नाटक संस्कृत में ही लिखे हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तो संस्कृत से पहले प्राकृत भाषा थी और दक्षिण में चले जाओ तो तमिल भाषा है। तो वहाँ पे तमिल भाषा का प्रयोग हो रहा है दक्षिण में। और ये जो प्राकृत भाषा है ये मगध क्षेत्र में बोली जाती थी। जब बौद्ध काल है, जैन काल है, उस समय जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय प्राकृत भाषा थी। ठीक। संस्कृत को प्रयोग जब चौथी बौद्ध संगीति हुई है तब उनकी पुस्तकों में संस्कृत का प्रयोग हुआ है। और गुप्त काल में संस्कृत का प्रयोग हुआ है। गुप्त काल में भी संस्कृत देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा क्या थी? आम लोगों की भाषा थी, यानी जो जन समान था। और जो संस्कृत भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा केवल राजसी कार्य, जो राजा थे और मंत्री थे, यानी उच्च वर्ग के लोग थे, वही लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे। क्योंकि उस समय सबको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी जैसे आज हम लोग सब लोग पढ़ते हैं। उस समय उच्च वर्ग के लोग ही केवल पढ़ते थे। तो भाषाएं तो दो थी, एक थी आपकी संस्कृत और एक थी प्राकृत। तो संस्कृत उच्च वर्ग के लोग या शासकीय कार्यों में लगे लोग पढ़ते थे और प्राकृत आम जनमानस पढ़ता था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। और ये काम करने वाला कौन था? ये काम करने वाला था अशोक। अशोक ने ही सर्वप्रथम ये काम किया है। ठीक है। और क्या कह रहा है? कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिले हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख किया करते थे। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति,
ये उसी का तो उदाहरण है। उसमें क्या है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। तो आगे चलते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? देखो, उन्हें कठोर सतह यानी पत्थर, पत्थर में तो लिखवाना ही पड़ेगा। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं कि छपवा दें और पूरे अपने साम्राज्य में बंटवा दें कि ले भाई हमने ये किया है। तो पत्थर में लिखवा दिया, जो कोई वहां से गुजरेगा वो पढ़ेगा और समझेगा। इसलिए पत्थर में जो है लेख लिखवाती। कठिनाइयाँ क्या थी कि पत्थर में कोई पेन चला के तो लिख नहीं लेंगे, तो उसको छेनी और हथौड़ी से मार मार के अक्षर बनाने पड़ते थे। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ये सब छेनी हथौड़ी से काट काट के मार मार के बनाए गए। तो मेहनत बहुत पड़ती थी, लेकिन और ऑप्शन नहीं था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है या पुरातात्वविद कहलाता है। यानी ये देखिए लिखा है पुरातात्वविद। पुरातात्वविद कौन है? जो प्राचीन काल में चीजें हैं किसी भी प्रकार की हों, तो पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों आदि का अध्ययन करता है। यानी चाहे वो इमारत कोई पा जाए, यानी मकान पुराने वाले राजा महाराजा के महल हों, कोई उसे मूर्ति मिल जाए पुरानी, कोई बर्तन मिल जाए, उन सब चीजों का जो अध्ययन करता है व्यक्ति, उसको पुरातात्वविद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ये पात्र है। इसमें पानी भी भर सकते हो, अनाज भी रख सकते हो। ठीक है, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 ईस्वी पूर्व होता था। और दाहिने एक पुराना चांदी का सिक्का। ठीक है, ये चांदी का सिक्का है। ये जो है चांदी का सिक्का है। ठीक है, इनका प्रयोग 2500 वर्ष ईस्वी पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज में प्रयोग लाए जाने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है? ये भिन्न कैसा है? देखो, ये चार कोने का बना है, ऐसा ऐसा ऐसा। और हमारे वर्तमान में सिक्के ऐसे बने हैं, है ना। इसमें देखो डिजाइन कैसे उकेरी गई है, हमारे में डिजाइन कैसे रहती है। इसको तो आप देख के अंतर लगा ही सकते हो। आगे चलते हैं। ये तो पुरातात्विक का दिए है कि वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, जो भी उन्हें जमीन से प्राप्त होता है उन्हीं की छानबीन करते हैं और खुदाई करते हैं और उन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं, वही पुरातात्वविद है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, कुछ पक्की मिट्टी की, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। हाँ, तो कहाँ से नष्ट होंगे भाई। आगे चलते हैं। पुरातात्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों, ठीक है, जानवर हो गए, चिड़िया हो गई, मछली हो गई, की हड्डियां ढूंढते हैं। और इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पतियों यानी घी तेल डालडा की बात कर रहा है। यानी तिलहन की जो फसलें होती हैं, सरसों है, अलसी है, ये चीज़ें नहीं बच पाती। लेकिन हड्डियां को टाइम लगता है तो हड्डियां मिल जाती हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यानी यदि अन्न अधजला हो गया तो बचा रहेगा, और यदि कच्चा है ऐसे गेहूं तो वो सड़ के खत्म हो जाता है, और अधजला है तो बचा रहता है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? क्या कह रहे हैं कि पुरातत्वविद यानी जिन्होंने खुदाई की, तो उन्हें क्या कपड़ों के अवशेष मिले हैं खुदाई में कि वो भी सड़ गल के खत्म हो गए हैं? तो देखते हैं। पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार वह है जो अतीत का अध्ययन करता है।
अब पुरातत्वविद वह है जो जमीन में गड़ी वस्तुएं हैं, चाहे वो जैसी भी वस्तुएं हैं, उनसे जो अध्ययन कर रहा है तो वो पुरातत्वविद कहलाता है। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्व पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक है या अनेक है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत, कक्षा 6 की जो पुस्तक है सबसे बाहर लिखा है हमारे अतीत, पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं व रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करते थे। हाँ, बिल्कुल सही है। अभी भी देख लो, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, वहाँ का खाना पीना अलग है। दक्षिण में चले जाओ, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ का खाना पीना अलग है, वहाँ के रीति रिवाज अलग हैं, वहाँ के वस्त्र पहनते हैं, देखो कैसे पहनते हैं, हमारे तरफ कैसे पहनते हैं, जम्मू कश्मीर में कैसे पहनते हैं, देखो। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति यानी यही अनाज आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे और हमेशा रहेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो कुछ